हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत आपको इम्पोर्टेंट मार्क्स ऑफ राइटिंग स्किल्स बेस के विषय में समझाएंगे। तो इस संबंध में कामता प्रसाद गुरु ने अपने शब्दों में हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों की को इस प्रकार से प्रभावित किया है। हिंदी व्याकरण हो या अथवा संस्कृत हो, विराम चिन्ह लगभग एक जैसे ही होते हैं। शब्दों तथा वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में यथा स्थान रोकने के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो इसका क्या प्रयोजन है, इस विषय में बताना चाहूंगी कि विराम चिन्हों के द्वारा किसी शब्द, वाक्यांश या वाक्य के पश्चात क्षणिक या कुछ क्षणों के लिए विराम लेते हैं। तो इसके प्रयोजन के विषय में कहा जा सकता है कि मौखिक अभिव्यक्ति के समय हम अपनी वाणी में आरोह, अवरोह तथा वलागात ला सकें। ऐसा करने से मालूम हो जाएगा कि हम हर्ष प्रकट कर रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं अथवा साधारण बातचीत कर रहे हैं। लिखित अभिव्यक्ति के समय हम अपनी अभिभावाभिव्यक्ति तथा अर्थग्राह्यता में स्पष्टता और सरलता ला सकते हैं। जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, रीडर है, सही स्थानों पर विराम लेता हुआ लेखक के भावों को सुगमतापूर्वक हृदयंगम करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। अब हम देखते हैं इसका विवेचन। सबसे पहले हम देख रहे हैं पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम दिया है, पूर्ण विराम का चिन्ह देख रहे हैं सामने। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के लंबे या छोटे होने से इसका कोई मतलब नहीं है, कोई आशय नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि जब वाक्य पूरा हो जाए, यानी कि बात पूरी हो जाए, तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में बता सकती हूँ कि सोमवार को 5:30 यहाँ कोमा लगेगा, पटेल उद्यान में कोमा लगेगा। एक सार्वजनिक सभा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण होगा यहाँ पर वाक्य पूरा हो चुका है, अतः यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाया जाएगा। राम बन गए, वाक्य छोटा है लेकिन पूर्ण हो गया है, अतः पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो पद्यांश है, यानी कि काव्य है, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत, तो ये कंप्लीट हो गई चौपाई, तो यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। या फिर जैसे कोई दोहा है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता सकती हूँ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ जब कंप्लीट हो गया है लास्ट में, तभी यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर पूर्ण विराम से मतलब यहाँ पर जब 4 पंक्तियों में बात कही जाती है, जैसे कि जो छंद होते हैं, दोहा छंद में उसके 4 पार्ट किए जाते हैं, तो बीच में कॉमा होता है, फिर विराम रहता है, उसको अर्ध विराम कहा जाता है। और जहाँ पर जाकर कंप्लीट होता है, जहाँ 2 विराम लगे हुए होते हैं, वहां पर उसको पूर्ण विराम माना जाता है। सेकंड पॉइंट पर हम देख रहे हैं अपूर्ण विराम, यानी कि कॉलन। जब वाक्य अपूर्ण होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर पर हम देख रहे हैं अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि कॉमा। जहां यह विराम होता है वहां कम से कम रोका जाता है। इसका प्रयोग नीचे दिए गए, जैसे कि हम दे रहे हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको दे रहे हैं, लिखकर अभी बताते हैं आपके लिए। देखिए एग्जाम्पल है, जब साहित्य के संबंध में उसकी उत्पत्ति, यहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, उसके स्वरूप, उसके विविध अंगों, गुण, दोष आदि विभिन्न तत्वों और पक्षों के संबंध में सम्यक विवेचन किया जाता है, तो उसे साहित्यिक समीक्षा कहते हैं। तो जहाँ उत्पत्ति के बाद जो कॉमा आया है वही यहाँ पर अल्प विराम है। अन्य एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। यदि उद्देश्य लंबाई से अधिक हो, यहाँ अल्प विराम लगेगा, तो उसके उपरांत। तो इस प्रकार से जब कंप्लीट नहीं होता है, जहाँ पर वहाँ कम रुकना होता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उपाधियों से अलग दिखाने के लिए साहित्य रत्न, कौमा विद्यालंकार, कौमा प्रभाकर, कौमा बीए, तो यहाँ भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ। कर्ता जब क्रिया से बहुत दूर हो तो कर्ता के पश्चात दादा आमटे, जो विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हैं, तो दादा आमटे के बाद कौमा यहाँ पर हम लगाएंगे। सामानाधिकरण शब्दों के बीच में, जैसे आशुतोष मुखर्जी के पुत्र भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष, कौमा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कौमा संसद में भाषण दे रहे थे। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं
उनमें भी अल्प विराम लगाया जाता है। एक ही क्रिया की पुनरावृत्ति जब ना हो, ना कर उक्त क्रिया के स्थान पर, जैसे कि तुम गर्मी की छुट्टियों में कन्याकुमारी देखने गए, कोमा मैं सोमनाथ मंदिर। जब समानाधिकरण उपवाक्यों में समुच्चय बोधक नहीं होता तब उसके मध्य में, जैसे बादल आए, कोमा वर्षा लाए, कोमा पेड़ पौधे लहलहा उठे। यहाँ जहाँ बीच बीच में कम रुकना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा अर्धविराम, सेमीकोलन। जब किसी वाक्य में यानी कि सेंटेंस में अर्धविराम लगा होता है तो पूर्ण विराम की अपेक्षा कम परंतु अल्प विराम की अपेक्षा अधिक विराम लेते हैं। इसका प्रयोग कई स्थलों पर किया जाता है, जैसे संयुक्त या मिश्रित वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के मध्य में, मिश्रित उपवाक्यों के मध्य में। जब तक प्रत्येक भारतीय को इस बात का ज्ञान न होगा कि उसे मजहब के आधार पर मत नहीं देना, जाति बिरादरी के आधार पर मत नहीं देना, रुपए पैसे के आधार पर या शराब आदि के प्रलोभन के आधार पर मत नहीं देना, प्रशासन के प्रचार साधनों की लपेट में आकर मत नहीं देना, जब तक भारतवर्ष में लोकतंत्र सफल नहीं हो जाता। उदाहरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा, जब विशेष बात होती है तो इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं प्रश्नवाचक मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न होने यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के उपरांत होता है, जैसे कोई भी प्रश्न हो, श्यामा विवेकानंद स्मारक देखने कब जाएगी या फिर रेखा स्कूल कब जाएगी, इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं निर्देशक यानी कि डैश। इसका प्रयोग वक्ता के वाक्यों को उद्धत करने के लिए, किसी अवतरण के पश्चात, समानाधिकरण वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों के मध्य में, किसी पद की व्याख्या करते समय, भाव परिवर्तन होने पर, वाक्य के प्रभाव में रुकावट आ जाने पर आदि जगह पर करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं योजक। हाइफन का प्रयोग जिन स्थानों पर होता है वे हैं जैसे द्वंद्व या तत्पुरुष समासों में, जैसे काल चक्र, माता पिता, बीच के अर्थ में कृष्ण अर्जुन संवाद, अक्षरों में लिखी जाने पर एक चौपाई, दो तिहाई या एक चौथाई, संज्ञा शब्द देश देश में आज ऊर्जा संकट ही चर्चा है, क्रियापद दौड़ते दौड़ते चोर थक गया, विशेषण शब्द नीले नीले आकाश में सूर्योदय होने लगा, क्रिया विशेषण मुखर पिक धीरे धीरे बोल, इस प्रकार के वाक्यों में इस शब्दों में किया जाता है। नेक्स्ट है कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। इसके प्रयोग के स्थान इस प्रकार से हैं, जैसे कि रचना का रूपांतर करने पर बाहर से लगाए गए शब्दों के स्थान पर, जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, यहाँ जो बीच में आ रहा है कि पीपल यानी कि पीपल के पत्ते, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ कोष्ठक लगा दिया जाता है। जैसे बीच में अगर हमें कोई उसका जो हमारा भाव कह रहे हैं हम उसमें उसका आशय नहीं दिया है या दूसरा शब्द नहीं दिया गया है तो उसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं जब कोई भी अर्थ या अनुवाद करते हैं। क्रम सूचक अक्षरों अथवा अंकों के साथ नाटक, उपन्यास, ग्राम, नगर, तो ये यहाँ नंबर पढ़ते हैं तो उन्हें कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट में कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाघव चिन्ह, शॉर्टनेस साइन, इसे शॉर्ट किए गए स्थान पर लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं लिखा हुआ है काकपद या फिर हंसपद। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उस पंक्ति के ऊपर या हाशिए में लिख देते हैं और मुख्य स्थान के नीचे हंसपद इस तरह का चिन्ह जो सामने देख रहे हैं आप ये लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विस्मयादिबोधक चिन्ह है। जहाँ पर मनोवेग प्रकट होते किए जाएं वहां पर इस प्रकार के चिन्ह लगाए जाते हैं। ऊपर ही चढ़ जाते वो क्या दिखता नहीं, तो ये इस प्रकार के चिन्ह लगा दिए जाते हैं जो कि आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इस प्रकार आज का टॉपिक जो था इम्पोर्टेंट मार्क्स ऑफ राइटिंग इसके लिए कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।